नाम शालू है। क्या पूरी घटना है? मैं अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए निकल गई थी। मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी मेडिकल लाइन में। तो मैं सुबह निकल गई थी 6 तारीख को 9 बजे निकल गई थी सुबह को। तो मेरे को फ़ोन आता है वहाँ से हॉस्पिटल से, मेरी बहन के हॉस्पिटल से मुझे वहाँ से किसी स्टाफ ने फ़ोन किया था। किसी स्टाफ ने फ़ोन किया था कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है। मैंने फ़ोन पे पूछना चाहा कि मेरी बहन को हुआ क्या। कहने लगी कि दीदी जल्दी आ जाओ, आपकी बहन की तबीयत ख़राब है। मेरे जो सर हैं वहाँ पे, मैंने उनकी इजाज़त ली। मैं कहा सर मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। मैं चली गई। तो जैसा मैं वहाँ पे पहुँची, मुझे वहाँ पे स्टाफ मिला और स्टाफ से मैंने पूछा कि क्या हुआ है, मतलब कि मेरी बहन कहाँ है। वो कहने लगे कि बैठो 1 मिनट, हम तुम सीमा की बहन हो। मैं कहा जी हाँ सीमा की बहन हूँ। कहने लगे बैठो 1 मिनट, अभी मिलवा रहे। मैं बैठ गई। मैंने सोचा कि कहीं इतनी सीरियस कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही ना होगी, बैठी हूँ कोई नहीं। उधर से मैडम आ रही थी, डॉक्टर जुनेबा। मैंने उनसे पूछा मैडम मेरी बहन कहाँ है। कहने लगी सीमा की बहन हो। उन्होंने भी मुझे फ़र्स्ट बार देखा था, मैंने भी उन्हें फ़र्स्ट बार ही देखा था। बस मैंने फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियो कॉल पर देखा था उन्हें, वैसे मैंने नहीं देखा। तो मैंने उनको पहचान लिया। मैंने कहा मैडम मेरी बहन कहाँ है। कहने लगी सीमा की बहन हो। मैं कहा जी हाँ। कहने लगे अब बैठो 1 मिनट में हाथ धोया हूँ। मैंने कहा कि ठीक है जाओ हाथ धोया हूँ। तो वो जैसा हाथ धो के आई, मैंने कहा मैडम मेरी बहन कहाँ है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, अंदर चली गई। मैंने कई बार पूछा कि मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ है, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मैं ज़बरदस्ती अंदर चली गई। वहाँ पे देखा तो मैंने पूछा मैडम मेरी बहन कहाँ। मैडम कहने लगी कि वो पड़ी है वहाँ पे। तो मैंने देखा जब मेरी बहन के मुंह पे ना रुपट्टा पड़ा हुआ था और कपड़ों में ही टॉयलेट और पोटी दोनों हुए हुआ था। तो जब मैंने देखा, मैंने बोला मैडम को कि मैडम मेरी बहन को हुआ क्या है। मैडम कहने लगी, मैडम बोल रही थी कि बेटा इस बार पहले देख लो इनको, कोई बात नहीं। मैंने देखा और मैंने कहा मैडम इनको टॉयलेट हुआ है। कहने लगी इसके पास मत लगना। उन्होंने जैसे ही मैं अपनी बहन को देखती हूँ और उसके पास जाती हूँ तो मैडम ने बोला कि इसके पास मत लगना। मैंने कहा क्यों मैडम। कहने लगी इसको टॉयलेट कर रखा है। मैंने कहा मैडम इतनी गंदगी में रहने वाले आपसे इसका सिलवार नहीं चेंज हुआ। बेटा देखो मेरे पास भी केस है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं जैसा अपनी बहन का सिलवार चेंज कर रही थी और मुंह पर दुपट्टा पड़ा हुआ था, मैंने जब वो पट्टा उठाया तो मेरी बहन का शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे नाइट में ही मर गई हो, नाइट में ही मरी हुई हो। तो मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं। मैंने बीपी चेक किया, उनका पल्स चेक किया और हार्ट भी स्टेथोस्कोप से किया, कुछ भी नहीं था। मैंने बोला मैडम को मैडम मेरी बहन को हुआ क्या। मैडम ने बोला कि वो बेहोश है। मैडम ने मुझे जवाब दिया कि वो बेहोश है। तो जैसे ही मैं अपनी बहन का सिलवार चेंज कर रही थी तो मेरी किसी स्टाफ ने हेल्प नहीं की, ना मैडम ने की। मैंने कहा मैडम हेल्प करवा दो, वजन हो रहा। मेरी बहन मुझसे भी भारी थी बहुत। तो मैं कहने लगी मेरी हेल्प करवा दो। किसी ने कोई हेल्प नहीं करवाई। मैंने जब उसका सिलवार चेंज कर रही थी तो उसकी कमीज़ ऊपर थी। तो मैडम उसकी जो कमीज़ थी मैडम बारम्बार नीचे कर रही थी। तो मैंने सोचने लगी कि ये हुआ क्या है। तो जब मैंने कमीज़ उठा के देखी तो उसके पेट में इंजेक्शन लगा हुआ था, पेट पे उसके इंजेक्शन लगा हुआ था और साइड में इंजेक्शन के ब्लू ब्लू हो रहा था। तो मैंने पूछा मैडम से मैडम ये क्या है, इंजेक्शन क्यों कहाँ का लगा। कहने लगी MVI लगा। मैंने कहा मैडम MVI तो IV लगता है, कैनुला में लगता है, और कैनुला कैसे लगाया। मैडम कहने लगी इसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इसको कैनुला लगा के MVI लगा। मैंने कहा पेट में इंजेक्शन कैसा लगा। कहने लगी इसको पेट में इंजेक्शन तो कोई नहीं लगा। मैंने कहा नहीं लगा हुआ है। कहने लगी इसको तिल है। फिर बोलने लगी कि अच्छा चलो ठीक है इसको जल्दी जल्दी उठाओ। मैंने सिलवार चेंज किया। वो सिलवार चेंज करने के बाद तो मैं अपनी बहन को हिलाने डुलाने लगी। मेरे को बस ऐसा एहसास हो रहा था कि बस बच जाए, जान जो है वो बच जाए। तो उस टाइम पे फिर मैडम कहने लगी इसको जल्दी उठाओ। मैंने कहा मैडम उठा रही, पहले मुझे बता तो दे हुआ क्या है मेरी बहन को। कहने लगी इसको जल्दी उठा लो वरना तुम्हें भी गायब करा दूँगी यहाँ से। मैंने फिर ऐसे ही होप्लेस हो गया तो अपनी बहन को बाहर से ऑटो किया। कितने बजे का टाइम था ये? ये सुबह 10:30 बजे का लगभग का टाइम था। और पूरा स्टाफ आया था तो पूरा स्टाफ था वहाँ पे, मैडम थी। मैंने स्टाफ से भी पूछा कि मेरी बहन को हुआ क्या है। मैडम से पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया, सब छिदर बिदर हो गए, किसी ने कुछ नहीं बताया, सब गायब हो गए वहाँ से। लेके और हॉस्पिटल आए। और मैंने व्हीलचेयर उठाया, व्हीलचेयर से मेरी अपनी बहन को जो ऑटो वाले भैया थे और वहाँ पे जो दुकानदार थे उन लोगों की हेल्प लेकर अपनी बहन को उस पर व्हीलचेयर पर बैठाया और व्हीलचेयर से बिठा के तब मैं लेके जा रही थी। और लेके जब जाती ऑटो में बैठा के तब मैं सिटी हॉस्पिटल लेकर आई। वहाँ पे तो वही था, बिल्कुल डेड बॉडी थी, कोई लोग साथ में आए। कोई साथ नहीं आया वहाँ से। कहना कि हम अपनी कार से साथ साथ चले। नहीं नहीं कोई मेरे साथ नहीं आया। मैं ऑटो से लेके आई अपनी बहन को, ऑटो से लेके आई। अगर ऐसी कुछ बात होती मदद करते, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं की और ऊपर से धमकी दी कि तुम्हें भी गायब करा देंगे, इसको उठा के निकल जाओ। घर वालों को पापा का फ़ोन आ रहा था उस टाइम पे कई बार। मैं फ़िलहाल उस टाइम पे पापा की बात ही नहीं सुन पा रही थी, अपनी बहन को ही व्यस्त थी उसको उठाने में
उसको ले जाने में पूरा मामला उन्होंने किया कि हत्या की। जी जी बिल्कुल उन्होंने ही किया है हत्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कटारिया है। मैं नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये 6 जुलाई 2024 को सिपा अस्पताल में, जो सहारनपुर ये पड़ता है आपका गांव ताजपुरा के रहने वाले हैं, ताजपुरा का है, मुल्ला नगराजपुर। यहाँ पर सिपा नाम से जो हॉस्पिटल चलाया गया था जुबेद के नाम से, उस हॉस्पिटल में हमारे अनुसूचित जाति की लड़की जो सीमा थी वो वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी, जॉब भी करती थी। तो उसे रात के समय में ड्यूटी पर बुलाया गया और उसको बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जो सामूहिक बलात्कार दिया गया है, इस तरीके का ये कृत्य कार्य किया है। लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई कुछ नहीं बिगड़ा। पुलिस प्रशासन ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में यहाँ तक की पूछताछ तक नहीं की। और तो और यहाँ घर तक भी नहीं पहुंची पुलिस। उसका मामला ये बताया जा रहा है मान्यवर पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जो थाने के एसएचओ साहब है वो रात को 12 बजे भी आ जाते हैं, 11 बजे भी आ जाते हैं। ये कहते हैं कि लड़की को क्यों भेजते हैं? जब लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस नहीं करेगी क्या? इंस्पेक्टर साहब के घर प्रैक्टिस करेगी? और ये किसने अधिकार दिया है किसी की हत्या करने का? अगर वो लड़की अपने घर का पालन पोषण कर रही थी, उसका छोटा भाई है, 3 बहनें और जवान है, अगर वो परिवार को पाल रही थी तो क्या गलत कर रही थी? और ये किसने अधिकार दिया उसके साथ गलत करके उसकी हत्या कर दी जाए? हो सके रिपोर्ट बदलवाई भी जा सकती है, क्या नहीं हो सकता है भाई? जब मैं बता देना, मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हम लोग, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अगर यही कृत्य कार्य किसी मुस्लिम समाज की लड़की के साथ हो जाता तो पूरे देश में आग लग जाती है। ये बता देना चाहता हूँ, ये तो हमारे बड़े भाइयों को, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, उनको दुख दिखना चाहिए था। उनका आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। दलित मुस्लिम का जो भाईचारा चल रहा है उनको वो खत्म हो जाएगा। उन्हें समाज से मतलब नहीं है। आज ना उन्हें दलित दिख रहा ना कुछ, बस कहने में और करने में धरती आसमान का फर्क है। और चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है अभी थोड़े दिन पहले इस मामले में हम लोग आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने मीडिया बंधुओं को पहले बताया जाना था, क्योंकि दुनिया के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है और मीडिया चाहे तो किसी को इंसाफ दिला सकती है, चाहे कुछ भी कर सकती है। तो हम सबसे पहले यहाँ मीडिया बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट और इस वजह से बुलाए कि अगर इसमें आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यहाँ पर या तो रोड में बैठेंगे पीड़ित परिवार को लेकर, या एक ऐसी महापंचायत करेंगे कि बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा, फिर उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। यहाँ इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार कितनों को किया है? पूछताछ के लिए कितनों को बुलाया है? भाई जो हॉस्पिटल का मालिक है जुबेद, जो हॉस्पिटल में बुला रहा है, मेन आरोपी तो वो है, और बाकी उसके 2 जो साथी है या अज्ञात में, उन लोगों को अगर जुबेद को पकड़ कर उससे सख्ताई से पूछताछ की, कोई प्रूफ तो होगा, कोई उनके पास सीसीटीवी कैमरे तो होके जाते हुए कि जब उन्होंने बुलाया तो वो कैसे चली जाएगी? ये तो बचने के लिए जुबेद कहानी बना रहे हैं। अगर सही तरीके से पुलिस के उस पर फट्टे बच जाए तो वो सही तरीके से बोलना शुरू कर देगा। अगर पुलिस प्रशासन की बस की बात नहीं तो हमें सौंप दो, हम अपने आप इलाज कर देंगे। नहीं, जब लड़की को पूछना है, घर वालों का सोचना है कि लड़की कहाँ है, ये क्या करना आपको? हमारे पास रात को 8:30 बजे फोन आता है कि आज सीमा जो है यही हॉस्पिटल में रुकेगी। आज हमारे पास 2 डिलीवरी है। कभी ऐसा नहीं कोई पहली बार रुकी है, पहले भी रुकती थी, पता नहीं कितनी बार रुक चुकी है। तो फिर जो है उसके बाद जो वो रात को वहीं रुकी। हमें तो सकून था भाई, पहले भी रुकी है, कोई पहली बार तो नहीं रुकी। उनका ये कहना है 6 बजे के बाद किसी को रोकते नहीं। अजी नहीं, पहले भी रुकी है, उसके पहले रुकने। तो क्या मामला है और क्या इसमें जांच चल रही है? जी, इस संदर्भ में ये अवगत कराना है कि 7 तारीख को थाना बेहट पर एक हत्या के मुकदमे में SC/ST और हत्या के केस में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, जिसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी बेहट द्वारा संपादित की जा रही है। इसमें मृतका की जो मृत्यु है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इसके बाद अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो पोस्टमार्टम के बाद इसमें जो रिपोर्ट में अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं आया है, विसरा जो है वो प्रिजर्व किया गया। ये जो सहारनपुर जिला है ये दलित समाज का गढ़ माना जाता है। आज इसी घर में एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन यहाँ कोई दलित नेता बोलने के लिए तैयार है। सबके मुंह में नहीं जल रही है। अगर ये सही बोलते तो हमें मेरठ से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें मेरठ जिले के रहने वाले हैं। जैसे मामले का पता लगा तो हमारे यहाँ सुप्रधान जी है, जो प्रदेश प्रभारी है। सर पीड़ितों का आरोप था कि जैसे थाने में डायरी कहीं पर दी गई, उसके बावजूद उनकी FIR नहीं लिखी गई उधर से। जी नहीं, तत्काल FIR पंजीकृत की गई हमने आश्वासन दिया कि इसकी गिरफ्तारी करवाएंगे, चाहे मैं रोड पर बैठ कर करवानी हो, चाहे मैं डंडे FIR सपोर्ट की गई है और जैसे ही अभी विसरा रिपोर्ट की रिपोर्ट आएगी FSL से, उसके बाद ही इसमें कुछ आगे कार्रवाई। परिजनों का ये भी आरोप है कि SHO बेहट जो है रात में इनके घर पे इन्हें धमका के गए हैं कि लड़कियों को बाहर जाने देते। जी नहीं, अभी उनके बाद, उनके आरोप के बाद SHO बेहट से उनकी आमना सामने भी बात कराई गई है और वो अभी संतुष्ट